आज दो महाहस्तियों का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। एक तो गांधी जैसे महान चिंतक, जिन्होंने एक वाद ही दिया, गांधीवाद, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा व्यक्तित्व जो ईमानदारी के पुतले थे। ईमानदारी के नाम से उन्हें पूरा देश आज भी जानता है। तो दोनों व्यक्तियों के जन्मदिन पर आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। आप देखते होंगे आज का यह कार्यक्रम सृजन संवाद के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम नहीं बल्कि सृजन संवाद के माध्यम से है। और होता क्या था, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम के तहत इतनी भीड़ जुट जाती है, इतने लोग शामिल होते हैं कि उसमें विशेष चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा के लिए यह सृजन संवाद की आवश्यकता पड़ी। और आज का जो विषय है, एक ऐसा विषय है, आज का युवा वर्ग इसके साथ जुड़ा है। युवा वर्ग समाज और राष्ट्र का जो कर्णधार होता है, युवा वर्ग, तो इस पर आज की यह गोष्ठी निर्भर है। साहित्य, संस्कृति एवं युवा वर्ग विषय को लेकर इसमें आज के हमारे विशेष विमर्शकारों में प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजनंदन किशोर, जिनसे आप परिचित हैं, सिवान बिहार से, और प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, क्वांतुम चीन से, डॉक्टर सुधा त्रिवेदी विभागाध्यक्ष हैं एओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय चेन्नई में, और अन्य वक्ता जो हैं वह है प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, अध्यक्ष हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड से। वक्ताओं की संख्या आप देख रहे हैं सीमित है, और हम लोगों ने विचार किया कि 1 घंटे में इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। इसीलिए वक्ताओं की संख्या नहीं और महत्वपूर्ण विचार भी हो सके। तो चूंकि यह सर्वविदित है कि युवा वर्ग जो होता है किसी भी समाज और राष्ट्र का कर्णधार होता है, और साहित्य और संस्कृति उसे मानवता के उस शिखर पर ले जाने का एक साधन है। अब इस बीच आज परिवेश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और समाज परिवर्तनशील है तो बदलाव यह निश्चित है कि बदलाव होगा ही। ऐसे अवसर पर युवाओं को लेकर, साथ में साहित्य और संस्कृति को लेकर अनेक तरह के ऐसे प्रश्न है जो विचारणीय है, क्योंकि साहित्य और संस्कृति के बीच क्या संबंध है और युवा यहाँ इस बीच कहाँ खड़े हैं। आज के युवा, यह तो निश्चित है कि सब कुछ बदलता है तो संस्कृतियां भी बदलती है, समाज भी बदलते हैं, और साहित्य में भी परिवर्तन होता है, सब कुछ बदलाव होता है। तो आज्ञा ने कहा था कि कुछ साहित्य समाज को बदलने के काम आ सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ साहित्य समाज को बदलता नहीं, उसे मुक्त करता है। फिर भी उस मुक्ति में समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मानव मात्र के लिए रास्ते खुल जाते हैं। यह आगे का विचार है। तो ऐसे में इन बिंदुओं को लेकर कि आज का युवा वर्ग साहित्य और संस्कृति को लेकर कितना चिंतित है, वह साहित्य और संस्कृति के नजदीक है या उसे दूर होता जा रहा है। आज सोशल मीडिया ने एक विशेष परिवर्तन समाज में ला दिया। अध्ययन और अध्यापन की संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और अध्ययन और अध्यापन की संस्कृति ही जब समाप्त हो जाए तो समाज की दिशा क्या होगी, एक विचारणीय विषय है। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए
मैं विमर्शकारों को, विद्वानों से निवेदन करूंगा कि अपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचारों में जरूर रखेंगे इन बातों को। और उम्मीद है आप देख रहे होंगे कि इसमें श्रोताओं की संख्या नगण्य है, इसलिए कि मैंने श्रोताओं को आमंत्रित ही नहीं किया है। कुछ लोग जुड़े जरूर हैं, तो श्रोताओं को यह यूट्यूब, फेसबुक पर जरूर मिलेगा। फेसबुक पर लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, और बाद में यूट्यूब पर जरूर रहेगा। तो विवेक जी और हम दोनों ने मिलकर, क्योंकि वो हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम के सचिव भी हैं, विचार किया कि एक ऐसा बीच बीच में हम लोग कार्यक्रम चलाएं। तो इसीलिए यह सृजन संवाद की आवश्यकता पड़ी और मैंने इस पर विचार किया था। हमारी कमेटी के, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम के जो मुख्य सलाहकार हैं उनसे, और उन्होंने भी कहा था कि हाँ यह आवश्यक है, ऐसा हो तो ठीक है। और यह नाम सृजन संवाद उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आज उनको उपस्थित होने में भी परेशानी है। कई बार उनका आग्रह आया कि जहाँ हैं वहाँ पूजा के समय ऐसी भीड़ भाड़ है जहाँ परेशानी हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि लंबा कार्यक्रम नहीं चलेगा सर, तो आग्रह उन्होंने ठुकराया नहीं और उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए इस पर हम चिंतन करने के लिए हमारे साथ वक्ता के रूप में डॉक्टर सुधा त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष एओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय चेन्नई से जुड़ी हुई है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखें। डॉक्टर सुधा त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष एओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय चेन्नई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सृजन संवाद के इस कार्यक्रम में जो भी विद्वान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ब्रजनंदन किशोर सर, अनुजवत डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, और जो आयोजक हैं मुन्ना लाल प्रसाद सर, और भी यहाँ श्रोता के रूप में उपस्थित हैं विनोद कुमार रजक, अभिषेक प्रसाद जी, अमरनाथ जी जो अभी तक जुड़े हुए थे और अभी लगता है उनका किसी तरह से कनेक्शन कट गया, पुष्पिता मैम अभी थोड़ी देर में शायद हमसे जुड़े। मैं इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक का नाम था बापू गांधी और एक का लाल बहादुर, एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा लगा है कि मुझे अपनी जमीन ने बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया है, इस लायक समझा है। विषय रखा गया है आज की युवा पीढ़ी और साहित्य और संस्कृति का कैसा, उस पर वो साहित्य और संस्कृति को किस तरह से देख पा रहे हैं या उन पर कैसा इसका प्रभाव है, या युवा पीढ़ी का कैसा साहित्य और संस्कृति पर प्रभाव है। हर तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लें, मुझे उम्मीद है कि विवेक जी मेरी आवाज अच्छी तरह आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि हम युवा, बीच में कट रही है जी बीच बीच में कट रही है। नहीं, आवाज आ रही है, आ रही है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि युवा पीढ़ी है कौन। आज की जो मैं अपनी बात कह रही हूँ उसमें युवा पीढ़ी में मैंने किसको रखा है, मैं किसकी बात कर रही हूँ। और वैसे तो बराक ओबामा भी युवा हैं, ब्रजनंदन किशोर सर भी युवा हैं, लेकिन मैं केवल उन युवाओं की, विवेक जी तो खैर अभी बच्चे हैं, लेकिन मैं उस पीढ़ी की बात करना चाहती हूँ जो जिसका जन्म सोशल मीडिया वाले दौर में हुआ है, 21वीं सदी इसको कह सकते हैं कि वो इसी सोशल मीडिया के रेस में दौड़ते हुए ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे ही युवाओं की मैं बात करना चाहती हूँ। वही अभी महाविद्यालय में आ रहा है, यूनिवर्सिटीज में दाखिला उनका हो रहा है, तो मैं केवल उन्हीं की बात करूंगी जो अभी अभी तरुणाई की बेफिक्री से निकलकर और
युवावस्था की दायित्वपूर्ण दहलीज पर कदम रख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नगरों और मैं गांवों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी महानगर में हूँ आजीविका के चलते। तो देखें कि नगरों और महानगरों की क्या स्थिति है, उसके बाद मैं बताऊंगी गांवों की क्या स्थिति है। नगरों और महानगरों में क्या स्थिति है? गांधी जी क्या केवल नोट पर छपे हुए एक चित्र रह गए हैं, या उनके किसी वाद का हमारे युवाओं पर कोई प्रभाव है? उनके वाद को जानते भी हैं? जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ज्यादातर आज की युवा पीढ़ी को महानगरों में स्कूली शिक्षा सौभाग्यवश मिला हुआ। ये नहीं है कि अब उनको स्कूल, महानगरों की अगर बात करें, बहुत सारे लड़के लड़कियां महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी पहुंच रहे हैं। ज्यादातर के पास साधन है, सुविधाएं हैं, उनमें करियर की चिंता है, दिशा है और दिशा की ओर प्रयास है, और प्रयास से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां हैं, वो कुछ पा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन जो मैंने कहा कि गांधी जी क्या उनके लिए एक नोट पर छपे हुए चित्र रह गए हैं, तो गांधी जी को वो सचमुच केवल नोट से ही पहचान रहे हैं। पैसों के प्रति नई पीढ़ी को बहुत ज्यादा ललक है, उनका देवता है पैसा। जॉब को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ये इस पीढ़ी का है। एक ये अच्छी बात है कि विदेशों में उन्होंने भारत के नाम के झंडे गाड़े हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन पैसा उनका देवता है। अच्छा, नगरों महानगरों में ही सभी लोग महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में पहुंच जाते हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से भी महरूम हैं, लेकिन इनका भी भगवान पैसा ही है। वो चाहे पढ़ रहे हैं नहीं, अगर वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, विश्वविद्यालयों में हैं, जहां भी हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं साहित्य और संस्कृति की, तो वो उन चीजों को वो बेमानी समझ रहे हैं। देवता इनका खुदा पैसा। और आप कह रहे थे गांधीवाद, गांधीवाद तो सादगी होना चाहिए, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी में तो फैशन के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। आप देख लें, कानों में बाली है, बाल बड़े अजीब अजीब तरह से उसको रंग लेंगे, झूंटा बढ़ा हुआ है, टैटू, फटी हुई जीन्स, स्लीवलेस टी शर्ट। मतलब गांधी जी ने तो धोती को ओढ़ लिया था कम कपड़ों में काम चलाने के लिए। ये तो लड़कियां और भी आ गए हैं, ये तो और भी कम कपड़ों में काम चला रहे हैं। वो उनको लगता है कि पैंट भी पहनना, अगर उनके ऑफिस वाले ना कहें कि तुम्हें पैंट और शर्ट फॉर्मल पहनकर आना जरूरी है, तो बरमूडा में ही निकाल लें जीवन, ऐसा इनका है। और संस्कृति की जहां तक बात है कि ये तूफानी डांस और संगीत पसंद करते हैं, मस्ती ही इनका जीवन है, बेफिक्री इनका स्टाइल है। पहले ही बता दिया, पैसा इनका खुदा है। आस्था, नीति, संस्कृति, ये सब बातें जब आप करने लगेंगे, ये बिल्कुल बोर हो जाएंगे, ये अपना मोबाइल देखने लगेंगे, आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये एकदम उन बातों से बोर होते हैं। कान बहिर पीठ गहिर जो अपने यहाँ कहते हैं, उस तरह, उस भाव से ये आपकी बात सुनते रहते हैं। देश प्रेम की बातों से तो चिढ़ है इनको, कहते हैं कि पका रहे, और राजनीति ज्यादातर के लिए निषिद्ध है। ये आज गांधी जयंती के दिन केवल इतने ही 48 में उनका निधन हुआ, और इतने सालों में गांधीवाद की ये स्थिति है हमारे युवाओं के ऊपर कि उनके लिए राजनीति निषिद्ध है। जो एकदम बढ़िया करियर, जो अभी के लिए भी बहुत बढ़िया करियर होगा, वैसा करियर छोड़कर गांधी जी आए और उन्होंने राजनीति की बागडोर अपने हाथ में संभाली। लेकिन आज के ज्यादातर युवा राजनीति की बात भी नहीं करते। अगर सोशल मीडिया पर कुछ घूमता ना हो फॉरवर्ड्स,
तो ये अवेयर भी चाहे ना हो, वो तो कहिए कि इनके रील्स के बीच में कुछ कुछ आ जाता है जो जबरदस्ती इनके कानों तक पहुंच जाता है, और ये उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, संस्कृति की बात करते ही जैसे उनको लगता है कि दकियानूसपन है, और साहित्य और दर्शन की चर्चा करने लगे तब तो ये समझते हैं कि पागलपन है। और भाषा का जो ज्ञान है इनका, चाहे ये कहें कि लाख कहें कि हम अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अंग्रेजी हो हमारे देश की भाषा, आप हिंदी कह लीजिए जो संवैधानिक भाषा है भारतवर्ष की, या इनकी अपनी मातृभाषा हो कहीं की तमिल, मैं तमिलनाडु में, तमिल को ही ले लीजिए, किसी भी, या फिर ये विदेशी भाषाओं को चुन लेते हैं फैशन से, या पता नहीं क्यों ये महाविद्यालयों में घुसते ही अपने देश की भाषा छोड़कर और महाविद्यालयों की भाषा चुन लेते हैं। तो हो सकता है कि उसी में निष्णात हो जाए, नहीं उसको भी ये बहुत लाइट लेते हैं। मतलब हर भाषा का इनका ज्ञान। मैं कुछ लोगों को मैं मास की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे होंगे जो वहां भी बहुत अच्छे होंगे, वो प्रतिशत बहुत कम है, 10 से भी कम होगा अगर सर्वे किया जाए। हाँ, कंप्यूटर का तकनीकी ज्ञान इनमें बहुत अच्छा है, 5 साल का बच्चा भी आपको थोड़ा सिखा देगा कि कैसे चलाना है। अब अच्छाई क्या है कि ये अपने में ही इतने मस्त हैं कि दूसरों की बुराई नहीं। पहले मैं देखती थी गांव में, शहरों में अपने माता पिता दादा दादी लड़ते हुए बैठे हैं, बच्चे युवा लड़के लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में मस्त रहेंगे, ज्यादा आपसे वो मुंह नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं पसंद है तो इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। लड़कियों का भी यही हालत है। सिलाई कढ़ाई पाक कला, जिन चीजों को हम लोगों को सिखाया गया कि बड़ा आवश्यक है जीवन चलाने के लिए, लड़की या लड़का, मुझे याद है कि हमारे परिवार में लड़कों को भी सिलाई सिखा दी जाती थी, खाना बनाना, वो मैं तो अभी भी और पहले भी लड़कों को भी सीख ले, लेकिन आजकल की लड़कियां भी इसको दकियानूसपन समझती हैं। खाना बनाना, मैं लोकगीतों पर काम कर रही थी बिहार में, मैं 2 साल के करीब रही कि कुछ लोकगीत मिल जाए, बूढ़े लोग ही सुना रहे थे, लड़कियों को आता भी था तो वो हंसने लगती थी, मुझे नहीं आता। और परिवार का मतलब तो ये लोग समझते हैं आज की जो लड़कियां हैं या लड़के भी, कि पति पत्नी और बच्चे, बच्चा में भी एक ही, उससे ज्यादा का झंझट इनसे संभलता नहीं, और उसमें भी नहीं निभी तो तुरंत गुड बाय कहने का चलन बहुत जोर पकड़ रहा, चाहे वो शहर हो या गांव। शहरों में भी वही सोशल मीडिया, मलैया गोईठा उठाए हुए है माथे पर, लेकिन हाथ में उसके भी मोबाइल है, सोशल मीडिया उसका भी चल रहा है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर। एक्चुअली इनके ज्ञान का आधार ही हो गया है यही सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है कि सोशल मीडिया को ही ये जीवन समझ रहे हैं, हमेशा अपने देश से निकल भागने की फिक्र करते हैं। आप देखें कि ये आसमान छूने की ललक में अपनी जड़ों से छूट रहे हैं। मैंने बड़ी सारी बातें कह दी कि युवा पीढ़ी ऐसी, युवा पीढ़ी वैसी, साहित्य नहीं है इनमें, संस्कृति नहीं। साहित्य के नाम पर बताया गया कि मैगजीन का अर्थ, एक ने पूछा कि मैगजीन मतलब कारतूस। तो अब ये देखना होगा कि दोष कहाँ, ये दोष साहब हम में है, हमारी वाली पीढ़ी में। आजादी के बाद की जो दूसरी पीढ़ी है, दोषी हम हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नई पीढ़ी है वो कुछ दिनों बाद जब उनके अपने बच्चे होंगे तो वो सुधर जाएंगे, और फिर से इलास्टिक एक बार ऐसे खींच लिया गया है, वो वापस अपनी स्थिति में आए। जैसे आजादी मिली तो हमारे जो माता पिता थे उन्होंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, बचपन में उनको थोड़ी हल्की याद होगी कि कब आजादी मिली, लेकिन हम लोगों ने आंखें ही खोली, हमारी पीढ़ी ने आजादी में। हमको ये लगा कि अब तो हम आजाद हो गए, हमको कोई कहीं पर रखा हुआ है
कारों का खजाना, कुबेर का धन मिल जाने वाला है, हम जाएंगे उठा लेंगे। हम लोगों ने देश प्रेम का दिखावा किया है हमारी पीढ़ी में, लेकिन देश प्रेम हमें था नहीं, अवहेलना हम करते रहे। मैं अपनी पूरी पीढ़ी, मैं जो भी बात करी हूँ मास की, परसेंटेज कहीं कहीं उसमें 10% ऐसे लोग होंगे जो एक्सेप्शन होंगे। हमने आस्था नीति का, संस्कृति का, सब चीज का दिखावा किया है हमारी पीढ़ी में, हम जुड़े नहीं रहे। हमको भी, हमें साहित्य कहाँ से मिला है? हमारी साहित्य में हमारी पीढ़ी की रुचि है, लेखन में भी, पढ़ने में भी। कैसे? क्योंकि हमारे गाँव में लाइब्रेरीज, हमारे स्कूलों में इस तरह के संस्कृति और साहित्य से जुड़े प्रतियोगिताएं होती रही, वहाँ पुस्तकालय हैं। हमारे माता पिता रात दिन वो भी किताबें लेकर पढ़ना, अखबार पढ़ना, एक जगह एक कोई पत्रिका आए तो मांग कर पूरे मोहल्ले भर में उसको घूम फिर के पढ़ना। हमने क्या कहा अपने बच्चों को? फोकस करो स्टडीज पर, मार्क्स लाओ 98। दोषी वो नहीं है, दोषी तो हम हैं। हमारे माता पिता ने हमारे अंदर साहित्य की अभिरुचि जगाई, संस्कृति का ज्ञान दिया। आज अगर हम नवरात्रा की पूजा, विवेक जी कह रहे थे नवरात्रों की पूजा, हमारे माता पिता ने सिखा दिया है, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ, सुबह उठते उनको बस्ता लाद दिया, भेज दिया, शाम आए फिर तुमको पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है। हम उनको कब दे रहे हैं साहित्य का संसर्ग? दे नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं दोषी हम हैं, हमने ही उनमें पैसों की ललक जगाई है। रात दिन हम अपने बच्चों को पालते हुए छोटे से कहने लगते हैं, हिंदी में बोले तो अशिक्षित और अंग्रेजी में बोले तो लोग समझेंगे तुम्हारा क्लास है। आजकल भाषा, वो एक इंग्लिश मीडियम फिल्म में कहता है, एक डायलॉग, वो कहता है, उसकी जो नायिका होती है वो कहती है कि हमारे देश में अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं, क्लास है, ये भाषा नहीं है। एक लगता है कि हम ऑफिसर हो गए। हम ही अपने बच्चों को अपनी भाषा से तोड़ रहे हैं। जब हमने तोड़ा, अपने साहित्य से उनको छुटाया, और वहां का साहित्य उनको समझ में नहीं आता, उससे वो जुड़ नहीं पाते, तो साहित्य में उनकी अभिरुचि कहाँ से रहेगी? ऊपर से टेंशन है कि तुमको 98, 99, 100 लेना है, सेंटम, लगातार सेंटम। तो ये बातें हैं कि हमने उनको धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, ये सब में रुचि जगाने के लिए एक रूम नहीं छोड़ा, स्पेस नहीं दिया। तो नई पीढ़ी के बारे में अभी आप मुझे कहें कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं, 2 घंटा बोल दे, लेकिन देखना है हमें अपने गिरेबान के अंदर कि हमने उनको ऐसा कहा कि तुम ऐसे ही बनो, बन गए, अब रो रहे हैं। जब हमने उनको सिखाया कि विदेश स्वर्ग है, हो गए स्वर्गवासी, अब बैठे रहिए। घर बना लिया आपने बड़े बड़े उनके पैसों से। ये तो विवेक जी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वहां रहने के बाद भी प्रति वर्ष वो अपने घर से, अपनी माटी से जुड़े हुए और आते रहते हैं। लेकिन विवेक जी, एक बात मैं इसमें ये भी कहूँ, लड़कियों की बात अभी मैंने कही थी, आपकी एक बार पत्नी आ जाए और वो विदेश चली जाए, और वो भी अमेरिका, यूके और एनएल जहां मैम है, नेदरलैंड्स, वो नहीं आपको आने देगी। आपके बच्चे आपको नहीं आने देंगे। जैसे ही वो यहाँ एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनको एलर्जी होने लगेगी, उनको धूल है, मिट्टी है, समझ नहीं आएगा। तो ये हम हैं कि हमने अपने बच्चों को, इस जो युवा पीढ़ी 21वीं सदी वाली है, उसको इस तरह से बना दिया था, लेकिन वो थक जाएंगे इस आपाधापी से, बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये हमारा ही, हम पैसों की ललक में थे, लेकिन अपरिग्रह दिखाया तो वो ही जो हमारे अंदर था कि हम अंग्रेजों जैसी अंग्रेजियत झाड़ें, वो ये सच्चाई अनावृत होकर हमारी नई पीढ़ी में झलक रही है। लेकिन साहब, मुझे पूरी उम्मीद है
कि यह पीढ़ी फिर से अपने परंपराओं की ओर लौटेगी। वो साहित्य कितने दिन इस सोशल मीडिया पर वो रहेंगे, नहीं, वो घर की ओर लौटेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लिख लीजिए इसको, विवेक जी, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप देखिएगा कि फिर 20 साल के बाद ये पहिया घूमेगा और अपनेपन की ओर लोग लौटेंगे। देश प्रेम का जज्बा एक बार फिर से लहर मारेगा। ये जो कहते हैं ना जेएनयू में आजादी आजादी, यही पीढ़ी फिर से, जैसे हम लोग छोटे थे, हमने पट्टा बांध के 6ठी 7वीं में जेपी आंदोलन किया था, ये फिर से उस तरह से अपने देश को सुधारने के लिए, अब विदेश भागना इनका हो गया, ये अपने देश की ओर लौटेंगे फिर से। ये क्या है कि धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, जो भी बातें आपने कही, वो भारतीयों की रक्त में जोड़ता है, ये हमारे रक्त में दौड़ा, हमारी जातीय चेतना में घुसा हुआ है। कुछ दिन के लिए विस्मृत हो जाए किसी अल्कोहल के प्रभाव से, लेकिन जैसे ही वो मद हटेगा ये नशा, फिर से ये सभी बच्चे लौटेंगे अपने पुरानी संस्कृति की तरफ। हमारे साहित्य लिख के रखते जाइए, ये साहित्य कल ये पढ़ेंगे। अभी हम लोग रो रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा, ये पढ़ेंगे, लिखते लिखते हम भी रखते जा रहे हैं, आप भी रखते जाइए, ये फिर पढ़ेंगे उसको। देश प्रेम का जज्बा जोर दिखाएगा, रिश्तों की डोर एक बार फिर इन्हें बांध लेगी, माटी फिर पुकारेगी। अभी कह रहे हैं कि खेती नहीं, अब अभी ही शुरू हो गया है, कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स खेती करने को चले आ रहे हैं, नौकरी छोड़ कर। फिर से बिहार तो और लहलहाएगा, उजाड़ हो गया है 20-25 सालों में, जब से हम लोग निकले। और जब कृषि नई तकनीक से ज्यादा लहलहाएगी तो फिर देखिएगा नए नए विचारों से साहित्य में फिर नई चमक आएगी। नूतन ज्ञान से लैस युवा दर्शन के सहारे सारे ब्रह्मांड के फिर से नए रहस्य खोलेंगे। और वह दिन दूर नहीं है अब जब आज का दिग्भ्रमित युवा सहसा दिशा पाकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इतने धैर्यपूर्वक सुना मेरी अटपट वाणी को, मैं इसके लिए आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। साथ ही आपने कई प्रश्न चिंतन के लिए छोड़े कि युवा है कौन। आपने डॉक्टर ब्रजनंदन किशोर को भी युवा माना और विवेक जी को तो बच्चा ही मान लिया। तो एक प्रश्न है कि युवा है कौन। साथ ही युवाओं में अर्थ के प्रति ज्यादा ललक पैदा हो गई है और ये हमारी संस्कृति से कटने का एक मूल कारण हो गया है। लेकिन एक यह भी प्रश्न आपने साथ साथ किया है कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है। सही यह बात है कि दोषी है कौन। क्या हम नहीं है दोषी? हम अपने युवाओं को अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से जोड़ने के लिए कहाँ प्रेरित करते हैं, कितना प्रेरित करते हैं, तो निश्चित तौर पर के लिए हम दोषी हैं। केवल हम तो उनके अंदर अर्थ की ललक पैदा कर रहे हैं और जो मिट्टी से कटते जा रहे हैं। साथ ही इसमें आसमान छूने की जो ललक है इस पर पैदा हो गई है कि भाग रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, अपनी मिट्टी से कटते जा रहे हैं। मैं बताऊं, मैं जिस गांव का निवासी हूं वहां हर घर से 2-4-5 आदमी विदेशों में है। किस काम में है यार छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशों में है और कई लाखों में आते हैं प्रति महीने विदेशों से पैसे। पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं जाता हूँ तो उनके आगे मेरा कोई मूल्य नहीं, इसलिए कि वो सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख इसने किया क्या। और लगता है कि विद्वान तो यही है जो अर्थ की दौड़ में आगे निकल रहा है। तो अर्थ आज की पहचान है, अर्थ के पीछे आदमी पागल है। और यह एक दिन ऐसा समय आपने आशा भी व्यक्त की कि आने वाला समय उन्हें पुनः वापस लाएगा। वह अपनी जमीन से कट कर नहीं रह सकते हैं और जोड़ने में लगे हैं। तो साहित्य और संस्कृति से कट कर
मनुष्य जो है अशांत हो जाता है, जीना उसका दुर्बल हो जाता है। कुछ दिनों के लिए जरूर वह उस ललक में जीता है, लेकिन अंततः गत्वा पुनः उसे वापस लौटना पड़ता है उसको। तो इस आशा के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि एक आशा की किरण आपने दी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं बहुत ही विद्वान वक्ता और इस संस्था के मुख्य सलाहकार प्रकाश स्तंभ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजनंदन किशोर सिवान से। उनके बिना लगता है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम अधूरा ही है ही नहीं। तो इसलिए विशेष आग्रह किया। आज का दिन ऐसा दिन है, आपने कहा ये कि वह दशहरा चल रहा है और इसमें चारों ओर भीड़ भाड़, बाजे गाजे बज रहे हैं। यह परेशानी सब जगह है, इसी परेशानी में वह जुड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने विशेष कर्तव्य के साथ इन विषयों पर विचार करें। हमको लगता है कि एक दिन अलग से रखना पड़ेगा, केवल संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर और युवाओं को लेकर, क्योंकि इतना लंबा विषय है कि कम में इसको व्यक्त करना। पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि संस्कृति क्या है, फिर साहित्य क्या है और क्या समाज में उसकी भूमिका है। तो इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन सर से निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य और कर्तव्य हमारे बीच रखें। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट नहीं किए हैं। जी, आदरणीय विवेक जी, सुधा जी, अवस्थी जी, अभिषेक जी, विनोद बाबू, मुन्ना लाल जी, आप सबों को मेरा सादर अभिवादन। अभी अभी सुधा जी ने युवा पीढ़ी और जनसंचार से उनके अत्यधिक जुड़ाव, साथ साथ अर्थ के प्रति उनका गहन लगाव जैसे मुद्दों पर को लेकर एक चित्र उपस्थित किया। उन्होंने उम्मीद भी जगाई कि जो आने वाली पीढ़ी है वह फिर से एक बार अपनी संस्कृति, सभ्यता और मिट्टी की ओर लौट जाएगी। इस संदर्भ में एक तो मैं उन्हें धन्यवाद दे दूं। हालांकि यह विषय बड़ा लंबा चौड़ा, ये एक अभी युवा कौन जैसा जो टॉपिक है यह बड़ा लंबा चौड़ा रहा। और सुधा जी की तरह ही पहले भी लोग कहते रहे कि युवा पीढ़ी का मतलब उम्र में नहीं, संवेदनाओं से युवा पीढ़ी हुआ करती है। साहित्य की दुनिया में भी कहा कि वह व्यक्ति जो अपने समकालीन जीवन से जितना ही गहन जुड़ा हुआ है, जितनी ही गहन ये संवेदनीयता उसकी बधी हुई है अपनी पीढ़ी से, या कह सकते हैं जितना संवादमय है वह अपनी युवा पीढ़ी से, वह उतना ही युवा है। और युवा होकर भी अगर कोई अपनी पीढ़ी से सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं करता तो वह जड़ है, वह युवा नहीं है। तो लोगों ने सक्रियता और जड़ता को लेकर युवा होने न होने को बहुत पहले से परिभाषित किया। इस संदर्भ में मुन्ना लाल जी ने एक वाक्य ज्ञा का रखा था कि साहित्य बदलता नहीं, साहित्य हमें मुक्त करता है। मुन्ना लाल जी को मैं कहूं कि वस्तुतः साहित्य परिवर्तनकारी संस्था है। यह भारतवर्ष में एक प्रकार से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ यह बात सामने आई। और इलाहाबाद की जो परिमल संस्था थी, जिसके संस्थापक अज्ञेय जी थे, और भी थे लेकिन मुख्य रूप से अज्ञेय जी थे, इन लोगों ने जब मुक्त करने की बात कही तो यह कहीं न कहीं शुक्ल जी ने भी इस बात को कहा था, आत्मा की दशा, और आत्मा की मुक्ता अवस्था जहाँ नहीं है वो मायाबद्ध व्यक्ति है, माया लिप्त व्यक्ति है, वह अज्ञानी व्यक्ति है। उसी ढंग से हृदय की मुक्ता अवस्था को उन्होंने रस अवस्था कहा था, और उसकी वाणी के विधान को ही उन्होंने साहित्य
तुम है नहीं होता है और वह साहित्य का आनंद न तो ले पाता है न रच पाता है। तो यह जो मुक्ता अवस्था जैसा शब्द है वह कहीं न कहीं यह बताता है कि मनुष्य साहित्य का अध्ययन करते हुए अपने परिवेश से कहीं न कहीं टूट जाता है या अपने परिवेश से विरत होकर एक ऐसे लोक में अपने को समाविष्ट करता है जहां जीवन का यथार्थ, जीवन की कटुताएं या जीवन के छल छद्म उसे छू नहीं पाते। जीवन की जो कठोरता है, जीवन के जो विभाजक रीतियां हैं, नीतियां हैं, यथार्थ है, वह उन सबों से ऊपर उठ जाता है। मम, ममेतर इत्यादि से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अज्ञेय जी का वह संदर्भ एक संदर्भ है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह अज्ञेय जी का यह कथन बहुत बड़े विशाल पैमाने पर है, लेकिन साहित्य का एक बहुत बड़ा कर्म यह भी है, जब हम संप्रेषण नहीं साधारणीकरण की बात करते हैं तो वहाँ भी साहित्य की दुनिया में एक व्यक्ति जो विशिष्ट होता है वो आम हो जाता है। इसीलिए अज्ञेय ने कहा था कि आम जनता कौन है। साहित्य में हर एक व्यक्ति आम है, उससे पृथक किसी आम जनता की अवधारणा नहीं हो सकती। जबकि दूसरे लोगों ने आम जनता की अवधारणा श्रमिकों को रखा, साधारण लोगों को रखा, हाशिए के लोगों को रखा, लेकिन साहित्य की दुनिया में जीते हुए अज्ञेय का मानना था कि हर एक व्यक्ति साहित्य की दुनिया का एक आम नागरिक होता है। जैसे आप देखेंगे उनकी कविता जो है असाध्य वीणा में आप देखेंगे। खैर उस प्रसंग को हम लोग छोड़ दें। हम दो चीजें और कहना चाहेंगे। हम जिस ढंग से जड़ों की ओर लौटने की बात हुई है या थी, मैं ये मानता हूं कि आप जरा परिवर्तन को देखें। देश जब आजाद हो रहा था उस समय हम एक ऐसी दुनिया का सृजन कर रहे थे जिसको हम कहते हैं मैमथ इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमारे कारखाने थे जिसमें हजारों लोग एक साथ काम करते थे, हमारी प्रार्थना सभाएं थी जिसमें हजारों लोग एक साथ सम्मिलित होते थे या उसमें अपनी संवेदना के साथ एकाकार होते थे। हमारे आंदोलन हुआ करते थे जिस आंदोलन में हम अपना सब कुछ छोड़कर उसमें लग जाते थे। हम अपनी जन समस्याओं में, आज़ादी के बहुत पहले से हम अपनी जन समस्याओं में सड़कों पर आने पर देर नहीं करते थे। इतना ही नहीं, जब संस्कृति की बात आती है तो हम उस समय देखेंगे कि जो कबीर पंथ था, जो शैव था, जो शाक्त था, जो जैन था, जो बौद्ध था, जो सिख था, इतने सारे विभेदों में सिमटा हुआ, बटा हुआ जो भारतवर्ष था, यह सब के सब एक दूसरे के आस्था, विश्वास और चलन प्रचलन इत्यादि को लेकर सदा सतर्क और आलोचनात्मक रुख अपनाता था और हम उसकी आलोचना को संवाद के स्तर पर लेते थे, प्रतिरोध के स्तर पर नहीं लेते थे, प्रतिकार के स्तर पर नहीं लेते थे, प्रतिहिंसा के स्तर पर नहीं लेते थे। दूसरी बात मैं आपको कहूं, मैं जिस कॉलेज में काम कर रहा था, मुन्ना लाल जी उस कॉलेज में रहे हुए हैं। जब वह कॉलेज अपने भवन इत्यादि को लेकर मध्य वर्गीय व्यक्ति की तरह अविकसित था तो वह विश्वविद्यालय का, बिहार विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज हुआ करता था। वहाँ के शिक्षक को यह बहुत चिंता रहती थी कि यह कॉलेज भी अगर राजनैतिक रूप से किसी का पक्षधर होता तो इस कॉलेज को तमाम प्रकार के फंड मिलते और आज यह कॉलेज बड़ा विकसित होता। भविष्य के दौर में कॉलेज को फंड मिला, उसके मकान काफी बन गए, उसके भवनों का निर्माण हुआ, लेकिन उसकी अपनी संस्कृति खत्म हो गई, शेष हो गई। वह कॉलेज अपनी संस्कृति को नहीं बचा सका। आप आज भी देखेंगे कि भारतवर्ष आध्यात्मिक रूप से आप कह सकते हैं 60 के दशकों तक जितने सारे तर्क वितर्क हुए, जितनी सारी धाराएं निर्मित हुई, साहित्य के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, समाज शास्त्र के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में, एक वाम पंथ में और दूसरे छोटे छोटे दलों में छोड़ दीजिए जो 80 के बाद भी विभाजित होते रहे,
महत्वपूर्ण रूप से चिंतन की धरातल निर्मित करने में जो वह 60 के दशक तक जितना कुछ भी निर्मित होता रहा, उन दशकों में देखेंगे हम अपने आप को आज भी मानते हैं कि 60 के पहले के दशकों में भारतवर्ष ने विकास की बात तो की, लेकिन सम्यक रूप से अपने आध्यात्मिक विकास की भी बात की, सामाजिक विकास की भी बात की, सांस्कृतिक विकास की भी बात की, विविधता के विकास की भी बात की, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास की भी बात की है भारतवर्ष ने। तो इस ढंग से हम यह नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद के बाद जब हम देखते हैं 1984 एक मील स्तंभ आता है जहां पर शिक्षा को हम लोगों ने रोजगार से सीधे जोड़ दिया। हम लोगों ने कहा कि शिक्षा, या हम गांव में भी देखते थे, गार्जियन को, अभिभावकों को देखते थे, वो कहते थे कि यह शिक्षा किस काम की है जो हमें रोजगार नहीं दे सकती। मेरा ख्याल है कि इसकी जद्दोजहद लगभग 75 के बाद शुरू हो गई थी, और 84 में जब नई शिक्षा नीति आई, उस नई शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना गया। और उसके बाद ही आप देखेंगे IIT और मेडिकल इत्यादि में के लिए हमारे जो इंटर के छात्र होते थे, उसके 80 से ज्यादा फीसदी छात्र उसकी तैयारी में ही लग जाते थे। उन्हें लगता था कि साहित्य की पढ़ाई करना, उन्हें लगता था कि सांस्कृतिक चीजों की तरफ मोड़ना कहीं न कहीं अपने समय को नष्ट करना है, और वे उन उद्योग धंधों की ओर भागते थे जो उनके जीवन में विकास की परिभाषा को, वैयक्तिक विकास को सुनिश्चित करें। आज भी मैं देख रहा हूं कि इस देश में अगर आप देखेंगे तो भौतिक विकास बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोन कर्ज ले रहे हैं, उन्हें कर्ज दे रहे हैं। हम खुद अंतरराष्ट्रीय जो कह सकते हैं तंत्र है, अर्थ का तंत्र है, उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में आकर आज हम एक महत्वपूर्ण विकासशील देश हो गए हैं। कह सकते हैं विकासशील देशों में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बढ़ भी चुके हैं। रही बात युवा पीढ़ी की, तो मैं कह रहा था कि जो बड़े बड़े मेहनत उद्योग थे अब खत्म हो गए। अब किसी भी कारखाने में जाइए, 1000 व्यक्ति एक छत के नीचे, 500 व्यक्ति एक छत के नीचे, 100 व्यक्ति एक छत के नीचे काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। वे 50, 60, 100 होंगे तो मुश्किल से 10-20 कमरे में सिमटे हुए होंगे, उनका शिफ्ट सिमटा हुआ होगा। रही बात काम करने की पद्धति, तो सर्विस सेक्टर आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है, जिस सर्विस सेक्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं। आप देखेंगे मैं घर में बैठा हुआ बाहर से सामान मंगवा लेता हूं, मैं घर में बैठा हुआ देश विदेश की सूचनाएं एकत्र कर लेता हूं। अब युवा पीढ़ी निश्चित रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में वह अब न तो सिनेमा पर आश्रित है, न लोक गीतों पर आश्रित है, न वह लोक कथाओं पर आश्रित है। मनोरंजन के क्षेत्र में वह एक प्रकार से कह सकते हैं एक जादू का बक्सा है वह मोबाइल, जिसको वह छूता है, और छूते ही आप देखेंगे भोजपुरी के गीत हो, तमिल के गीत हो, चाइनीज लोकगीत हो, अरबियन लोकगीत हो, या टर्की का कोई नृत्य हो, ये तमाम चीजें आप देखते हैं कि उसको उस एक बटन को दबाते ही मिल जाता है। वह उस दुनिया में जाना चाहता है। अब वह सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना पसंद नहीं करता, अब वह नेटफ्लिक्स पर या OTT पर वह सिनेमा देखना पसंद करता है। सफर में चलते हुए, हवाई यात्रा करते हुए, टैक्सी में बैठे हुए, रिक्शा में बैठे हुए, इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठे हुए, या अपने क्लास से बाहर निकलते हुए, वह इन चीजों से पूरा कर लेता है। इतना ही नहीं, अब उन युवाओं को देखेंगे, अपने दोस्तों से बात करना हो, अपने घर से बात करना हो, या किसी से बात करना हो, तो उसके लिए अब वह किसी बूथ में नहीं जाता, अब वह किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता। पहले जो कहता था कि आपके यहाँ अगर फोन आएगा तो मुझे किसी व्यक्ति को भेज दीजिएगा, ऐसा वो नहीं करता। वो अपने मोबाइल से ही वह बातें कर लेता है। काम करते हुए अपना वह ऑडियो वीडियो ऑन करता है, और कह सकते हैं फेस टू फेस दिखते हुए एक दूसरे से बात कर लेता है। तो मेरा मानना है कि हम इसमें किसी पीढ़ी को दोषी मानकर शायद समस्याओं से दूर हट रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया निर्मित करने जा रहे हैं जिस दुनिया में व्यक्ति की वैयक्तिकता बढ़ती जा रही है। आज की कविताओं में हमारे विवेक मणि जी तो युवा हैं, और मैं समझता हूँ वो अपने से जस्ट ठीक पीछे के लोगों से मेरी तुलना में ज्यादा जुड़े हुए हैं, और देख रहे होंगे
कि जो दुनिया बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में जो हम उसे दे रहे हैं, आप कविता के क्षेत्र में चले जाएं, कहानी के क्षेत्र में चले जाएं, उपन्यास के क्षेत्र में चले जाएं, प्रेमचंद के वक्त में मनुष्य की संवेदना में जो एक सामूहिकता का भाव था, वो सामूहिकता का भाव खत्म हो रहा है। अब वैयक्तिक स्तर पर वह प्रेम की चर्चा करता, रिश्तों की चर्चा करता, या फिर दूसरे मूल्यों की चर्चा करता। वह तो चर्चा अभाव की भी कर रहा है, राष्ट्रीयता की भी कर रहा है, कह सकते हैं देश प्रेम की भी कर रहा है। वह तमाम चीजों की चर्चा युवा पीढ़ी कर रहा है, लेकिन सब वह एक कटे हुए द्वीप पर खड़े होकर या कटे हुए द्वीप पर जीते हुए वह उसकी चर्चा कर रहा है। वह समाज की मुख्य धारा का यात्री नहीं है, वह समाज की संश्लिष्ट धारा का यात्री नहीं है, और उसका कारण न तो कोई पीढ़ी है, न यह स्वयं युवा पीढ़ी है, बल्कि उसका कारण आज की दुनिया और आज के इस अर्थ इस उस के लिए को युवाओं में मैं स्थानिक भावना बढ़ते हूँ, स्थानिक चेतना की भावना बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। देख रहा हूँ तो अपने हो या कम पढ़े लिखे लड़कियां हो लड़के हो, ये धार्मिक कार्यों में बेतरह गहराई से लगे होते हैं, सामाजिक कार्यों में नहीं लगे होते हैं। उनको आप देखेंगे कि धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि चीजों में जितनी गहनता से, जितनी तल्लीनता से सम्मिलित होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर, जो कह सकते हैं सामूहिकता के मुद्दों पर, राष्ट्रीय केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बाहर वास्तविक दुनिया में संवाद स्थापित करने में वे असमर्थ होते हैं। तो वस्तुतः हम एक और बात कहेंगे, एक रामधारी सिंह दिवाकर हमारे साहित्यकार हैं, बिहार के ही हैं, क्योंकि सुधा जी ने बिहार की बात की। उन्होंने एक उपन्यास लिखा करीब आज से 8 साल पहले, दाखिल खारिज। उस दाखिल खारिज उपन्यास में वे इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रोफेसर की चर्चा करते हैं जो पटना में प्रोफेसर से रिटायर होते हैं और लौटते हैं अपने गांव, जो होती है कि यानी जहां वह टक्कर होगा देते वहां खारिज होते हैं, और सांस्कृतिक रूप से परंपरा से बताते हैं जिस आज हो सकता है सुधा जी को नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप गांव में लौट कर तो देखें, गांव की दुनिया जो हो गई है उस दुनिया में आप लौट नहीं सकते। इसका यह कारण नहीं है कि वे आपके शत्रु हो गए हैं, इसका कारण यह है कि आपने नौकरी के सिलसिले में या तो नौकरी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो गांव छूटता है, गांव के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो नौकरी में बेईमानी होती है। तो जीवन का जो स्तर है, जीवन की जो शर्तें हैं, इन जीवन की शर्तों का जो निर्माण हो रहा है वो एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, वह एक पूरा सिस्टम कर रहा है। यह एक पूरा वैश्विक सिस्टम कर रहा है, वैश्विक पद्धति कर रहा है। तो इस वैश्विक पद्धति में जहाँ बड़े बड़े कल कारखानों को तोड़कर हम छोटे छोटे कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनिएचर्स में बदल रहे हैं, जिसके कारण हम इसलिए कहा, जिसको थर्ड वेव जैसी पुस्तक में लिखा गया कि इसको इसलिए सृजित किया गया कि अब बड़े पैमाने पर हड़ताल नहीं हो, अब बड़े पैमाने पर औद्योगिक कार्यों में बाधा न पहुंचाया जाए। इस तरह अगर हम देखें तो हमने एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर दिया है जिसमें युवाओं को अपने भविष्य को छोड़कर अपने आसपास के फैले हुए संसार से जुड़ने के लिए समय कम दिया है, बहुत कम दिया है, दिया ही नहीं है। हमने उन्हें एक निश्चिंत संसार नहीं दिया है। वे लौटेंगे तभी हमारे पास
जब हम उन्हें एक निश्चिंत सा संसार देंगे, जिस निश्चिंत संसार में वह अपने आसपास सोचते हुए अपने भविष्य के लिए भी सोच सके। यदि उनका भविष्य हमेशा उन्हें चुनौती देते हुए दिखाई दे, जब वो अपने आसपास अपने भविष्य के लिए स्पेस तलाशने में असमर्थ हो जाए, तो निश्चित रूप से इस भविष्य के लिए स्पेस न देने वाली व्यवस्था को भी कम जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसके लिए मैं किसी सरकार को जिम्मेदार मैं नहीं मानता, इसके लिए मैं पूरे सामूहिक चेतना को जिम्मेदार मानता हूँ। वह पूरी सामूहिक चेतना जो एक प्रकार के संसार की अपेक्षा करता है, जिसमें तमाम सुविधाएं हों, जिसमें तमाम सपने पूरे हों, जिसमें तमाम चमक हो, दमक हो, जिसमें तमाम उत्सवी माहौल हो, जिसमें जिंदगी का गर्दो गुब्बार नहीं हो, जिंदगी की हकीकत की परेशानियां नहीं हो, कांटे नहीं हो, चुभती हुई चीजें नहीं हो। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो असुविधाओं से मुक्त हो। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां खुल जा सिम की तरह हमारे सपने अचानक हमारे सामने खुल जाए। और शायद बच्चों के लिए जो हमने एक मीडिया दिया है, उस मीडिया में भी बच्चे जिस संसार में खो जाते हैं, जिन पात्रों में खो जाते हैं, उन पात्रों के संसार को आप देखिए। उसके पात्र कभी भी बुरे दुनिया में नहीं जीते हैं, चाहे पेपा पेग की दुनिया हो, चाहे इस प्रकार की तमाम दुनिया हो। आप देखेंगे उन बच्चों की दुनिया में जो पात्र है, कार्टून के पात्र है, संपन्नता से भरे हुए पात्र है। निश्चित रूप से उन बच्चों की उस दुनिया में अगर आपका आसपास का संसार सामने आए तो बच्चा हिचकेगा, उस दुनिया में शामिल होने से कतराएगा। तो आपने मीडिया के माध्यम से जो मनोरंजन का साधन 2 साल 3 साल के बच्चे को देना शुरू किया है आज, तो कम से कम आपको तो यह सोचना चाहिए कि हम उनकी संस्कृति को बदल रहे हैं, क्योंकि संस्कृति और कुछ नहीं होता है। बच्चों का जो वह कच्चा मन होता है, उस पर पड़ने वाले संस्कारों से जो एक मिट्टी नई किस्म की बनती है, उसमें जिस प्रकार के पौधे पनपते हैं, संस्कृति हम उन्हीं को कहते हैं। अपने आने वाली परंपरा के व्यवहारों से मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वह जिस प्रकार की चीजों की अपेक्षा करता है, जैसी उर्वरा शक्ति को वह ग्रहण करता है, निर्मित करता है, हम उसी को संस्कृति कहते हैं। मेरा ख्याल है, मैं आज भी यह मानकर चलता हूँ कि संस्कृति का संबंध गहन रूप से हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जहाँ भूमि की बंजरपने को एक किसान बार बार तोड़ कर, कोड़ कर, दाब कर, मिट्टी को ठीक करके खास पौधे के अनुकूल बनाता है, खास ये फसलों के अनुकूल बनाता है। अगर हम उन बंजर जमीनों में जिस प्रकार की संस्कार देंगे, जैसे तैयार करेंगे, उसमें फसल वैसे ही होंगे। कपास की खेती के लिए धान की जमीन तैयार न करेंगे और धान की खेती के लिए हम कपास की जमीन तैयार न करेंगे। आम के फसल उगाने के लिए शीशम की जमीन तैयार न करेंगे, साखू की जमीन तैयार न करेंगे, सागवान की जमीन तैयार न करेंगे। हम इस बात को समझें कि मिट्टी को जिस प्रकार से हम संस्कार देते हैं, हम मनुष्य के मस्तिष्क को भी वैसे ही संस्कार देते हैं। निश्चित रूप से संस्कृति में चाहे जितनी भी चीजें होती है, वे हमारी परंपरा की असंख्य धाराएं होती है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। लेकिन एक मनुष्य जो आपके यहाँ वंचित वर्ग में पैदा होता है, आप उसके बच्चे के उस माहौल को देखिए कि उनके जीवन में कैसे प्रभाव पैदा होते हैं। वह अपने जीवन में लोगों के व्यवहार के किन चीजों को उनके अचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम फिजियो साइकोलॉजी को मानते हैं, जिसमें शरीर मनोविज्ञान को अगर हम देखें, तो माना जाता है कि गर्भस्थ बच्चे के मन पर माता के ऊपर होने वाले जितने भी प्रभाव हैं, उस गर्भस्थ बच्चे की संस्कारों को निर्मित करते हैं। अगर हम इस बात को मान लेते हैं, ये दैहिक मनोविज्ञान को लेकर हम मान लेते हैं, तब तो यह मानना पड़ता है कि जो अभावग्रस्त परिवार के बच्चे हैं, उनमें उनके संस्कार 2 प्रकार से निर्मित होते हैं। प्रतिक्रियात्मक रूप से अपनी मूर्खताओं से निकलकर विद्वता हासिल करने का, या पारंपरिक रूप से उस दुखद अनुभूतियों से मुक्ति के संस्कार पैदा होते हैं। निश्चित रूप से ये संस्कार आंख के बिना होते हैं, और आंख हमारा वर्तमान उसे मुहैया कराता है।
और इस प्रकार हम केवल संस्कृति, साहित्य और युवा वर्ग को लेकर सोचते हुए हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि युवाओं के भीतर असंख्य संभावनाएं हैं, अपरिमित संभावनाएं हैं। स्काई इज द लिमिट उनका दोष नहीं है। अगर हम अपने राष्ट्र को लेकर सोचे, जिंदगी को लेकर सोचे, समाज को लेकर सोचे, संस्कृति को लेकर सोचे, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आसमान की ऊंचाइयों पर हमारी संस्कृति को ले जाए, हमारी सामाजिक मूल्यों को ले जाए, मनुष्यता के उस ध्वज को ले जाए जिसके कारण भारत विश्व का गुरु हुआ करता था। हम तो चाहेंगे कि स्काई इज द लिमिट हो, लेकिन स्काई इज द लिमिट यदि केवल भौतिक क्षेत्र में ही अगर होता है, चाहे राष्ट्र के विकास की बात हो, राज्य के विकास की बात हो या व्यक्ति के विकास की बात हो, तो फिर इससे इतर मनुष्य को आप आध्यात्मिक दुनिया में सिंचित कर दें, सांस्कृतिक दुनिया में सिंचित कर दें और एक दूसरा राष्ट्र बनाए, एक दूसरा राज्य बनाए, एक दूसरा समाज बनाए जो भौतिक रूप से भी अत्यंत आगे बढ़ा हुआ हो, तो यह वंचित वर्ग में आ जाएगा, यह हाशिए में आ जाएगा यह व्यक्ति। तो हम चाहते क्या है कि संस्कृति से जुड़ते हुए वह हाशिए में चला जाए, जड़ों की ओर लौटते हुए हाशिए में चला जाए। आसमान में उड़ते प्रवाहित होने वाले जो निरंतर प्रवाहित होने वाले पूरे विश्व और विकास कल्पना में जो विश्व आज सामने है, विकासशील है, भी है, समाज सबके सब ने, चाहे वो जिस धर्म जिस संस्कृति के मानने वाले हो, लेकिन आर्थिक आधार पर वे कैसे विश्वग्राम की सृष्टि कर रहे हैं, जिस मुख्य होना आवश्यक, क्योंकि विभाग का सहभागी होना केवल उनकी राजनीति का हिस्सा है। पूरे विश्व के लिए मैं कह रहा हूँ, आप यह मत कहिए कि मैं केवल भारत के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने ले लिया है बहुत ज्यादा वक्त, और यह एक ऐसा मुद्दा है ये मैं हाँ मुन्ना जी सर, अंत में आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए अच्छा सुन नहीं सके हम लोग, और यह बहुत ही इरिटेट किया जो आपके बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा हो रहा था। इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप विचार कर रहे थे और नहीं सुनने को मिलने पर यह इंटरनेट पर आक्रोश जा रहा था कि ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहा है। सर, बहुत ही विचारणीय विषय आपका रहा और इस पर चिंतन की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। तो आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद के अनुसार ये तो आपके साथ, इसलिए आभार कि आप निश्चित तौर पर नई दिशा हमारे सामने रखे, एक नई दिशा में प्रेरित आपने किया। तो आपने 60 के दशक से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुआ है साहित्य और संस्कृति के प्रति, जो लगाव पहले था 60 के पहले, उसके बाद जो अभाव होता गया है, साथ ही साथ भौतिक विकास तो हो रहा है, लेकिन और क्षेत्र में हम पीछे पड़ते जा रहे हैं। बड़े उद्योग कम हो गए हैं, जिसमें सामूहिकता का अभाव हो गया है, और आज के युवा मनोरंजन की दुनिया में जो गांवों पर आधारित थे, वह अब दादी नानी
कि मुंह से किससे नहीं, बल्कि एक बॉक्स पर बटन दबाया और सब कुछ उन्हें उपलब्ध हो जाता है। इसने बहुत ही प्रभावित किया है और वैयक्तिकता अब साहित्य में प्रधान होता जा रहा है, सामूहिकता का भाव हो जा रहा है और राष्ट्रीय और सामूहिकता के मुद्दे पर हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जो पहले मार्क्स ने कहा था कि सामूहिक स्तर पर काम होंगे तो हम किसी विशेष मुद्दे पर एकजुट होकर संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका भाव होता जा रहा है और ऐसी स्थिति आ गई है कि एक कटे द्वीप पर खड़े होते जा रहा है आज का समाज। लेकिन इसके लिए दोषी आपने निश्चित तौर पर समाज को करार दिया कि जैसी मिट्टी हम तैयार करेंगे फसल तो वैसी ही होगी। तो हमने युवाओं के लिए मिट्टी क्या तैयार कर रहे हैं, तो युवा होंगे क्या। और यह जरूर है कि मैंने महसूस किया कि यह ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग चर्चा की बात है, तो बहुत सारे मुद्दे उभर कर आएंगे। तो आगे से एक प्रयास रहेगा इस बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें इसी तरह कम समय में। तो आइए, इसी कारण बस प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड से जुड़ने में असमर्थ हो गई हैं, नहीं जुड़ पा रही हैं। तो मैं आज जैसे कि घोषणा मैंने की थी कि 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, तो लगभग 1 घंटा हो गया है और 5 मिनट हमने विलंब से शुरू किया है और 5 मिनट भी, इसलिए हमारे साथ टीम से प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और इस संस्था के उप सचिव हैं। तो उनसे निवेदन है कि 3 ही वक्ता आज निर्धारित थे, तो 3 वक्ता में 2 वक्ता उनकी बात को आपने सुनी, 2 वक्ताओं को सुना गंभीर रूप से। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार भी रखें। तो प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी चीन, वो तो लगता ही नहीं कि चीन से हैं, लगता है कि भारत से ही हैं। जिस तरह से हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की परिकल्पना भी है आज की। तो आइए, तो आपको हम सुनते हैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ। जी, बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय डॉक्टर मुंगनलाल प्रसाद जी, डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी, आदरणीय ब्रजनंदन किशोर जी, ईश्वर चंद्र जी और शिव प्रसाद जी एवं इस मंच से आज जुड़े हुए समस्त हिंदी प्रेमी एवं हिंदी सेवीजन। सबसे पहले तो मैं जो हम लोग का कार्यक्रम है इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुंगनलाल प्रसाद जी, उनका विशेष आभार। उन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया और हर बार मुझे एक छोटे अनुज की तरह यह अवसर देते हैं उनसे से जुड़ने का। और डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी, जिन्हें मैंने दीदी कहने का अधिकार, स्व अधिकार ले चुका हूँ, तो इनका विशेष आभार। मैं जब भी दीदी से आग्रह करता हूँ कि आप हमें कुछ समय दें, तो मार्गदर्शन के लिए वे हमेशा सदैव तत्पर रहती है। तो दीदी आपका बहुत बहुत आभार। आज आपका समय मिला और आपके आज के जो उद्बोधन से हम बहुत ही लाभान्वित हुए और आपकी जो बातें हैं वे पूर्णतः सत्य भी है। लेकिन दीदी इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, हमारी जो अभिभावक गण हैं इनका प्रभाव तो है ही कि बच्चों को जोड़े रहें। जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ भारत में रह के, तो मैं शहर में था, मेरे गांव मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, नेटवर्क नहीं रहता है। मैं दुर्गा पूजा में नहीं आ रहा था घर में, अंत में 1 दिन के लिए आऊँगा। मेरे यहाँ 60 दिनों से पूजा हो रही है, 60 सालों से दुर्गा पूजा। तो मेरे दादाजी बोले 90 साल के हैं कि जब भारत में हो और भारत में रहकर तुम गांव नहीं आओगे दुर्गा पूजा में, तो तुम्हें रहने का क्या फायदा, चीन ही चले जाओ। तो मैंने कहते हैं तुम आओ। तो ये तो है ही, जो अभिभावक हमारी पीढ़ी है उनका कर्तव्य है कि वे जोड़े रहें। लेकिन जो लेखक वर्ग है वह भी तो भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है। जैसे अभी एक उपन्यास आई थी रेत की समाधि, गीतांजलि जी की, उसमें उन्होंने भगवान शिव और भगवान पार्वती जी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें लिखी थी।
हम लोग का एक ग्रुप भी है विदेशी लेखकों का, जिसमें भारत के भी लेखक हैं, उसमें हम लोगों ने प्रश्न उठाया कि इसमें ऐसी बातें लिखी गई है भगवान श्री को। तो जो जाने माने साहित्यकार हैं भारत के, वे उनका बचाव करने लगे कि कालिदास जी ने भी ऐसा लिखा था, इन्होंने ऐसा लिखा था। मतलब कालिदास जी पे आरोप लगा सकते हैं, शिव जी पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो नई नवेली लेखिका महोदया है उन पर कोई आरोप नहीं लगाया सकता। उन्होंने जो लिखा है वो सही है। तो यह भी तो है दीदी कि जो हमारे जो लेखक हैं वे भारतीयता से दूर होते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं इनसे दूर होते जा रहे हैं। और जब इनसे विमुख होंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी वो क्यों पढ़ेगी जो हमें उनसे कुछ ज्ञान ही नहीं मिल पाएगा, वे हमारी संस्कृति की बात ही नहीं लिखेंगे, वे हमारे लिए कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो हम उनको क्यों पढ़ें। और वही हाल जो साहित्य का है वही हाल सिनेमा में भी हो रहा है। तो ये जो बाएं हाथ के लेखक हैं या ये लोग जो हैं, ये लोग जो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी लिख दे रहे हैं, प्रेम और वासना में कोई फर्क ही नहीं है। आज हम देखें पिछले 20 सालों में, पिछले 30 सालों में भारतीय संस्कृति पर कितने कविता लिखी गई हैं, या भारतीय जो पर्व त्योहार उन पर किससे लिखी गई है। महात्मा गांधी जी पर ही कितना लिखा गया। आज उनका 2 अक्टूबर है, जिनको विचार था स्वदेशी, स्वावलंबन, संस्कृति, स्व संस्कृति से प्रेम, इस पर कितनी कविताएं, गरीबों के बारे में, गांव के बारे में कितनी कहानियां लिखी गई हैं, कितने उपन्यास लिखे गए हैं। जब प्रेम को वासना कर दिया जाएगा और जब अपनी एक विशेष विचारधारा को लेखनी के माध्यम से ठूसा जाएगा किसी के कानों में, तो वह बहुत दिनों तक आगे स्थायी नहीं रह पाएगा। और चूंकि हम लोगों का तो जो अभिभावक पीढ़ी है वो तो उसके लिए जिम्मेदार है ही। हम बच्चों को शुरू से ही कोटा भेज दे रहे हैं, जाओ वहाँ पढ़ो, तुम्हारा काम केवल है पढ़ना। जबकि जो साहित्य है, साहित्य से संवेदना का संचार होता है। और हम लोग कोई पढ़ता है, आप किस विषय से कर रहे हैं बीए, हिंदी से, संस्कृत से, बहुत हेय दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं कि आप हिंदी संस्कृत से कैसे बीए कर सकते हैं, आपने आईएससी क्यों नहीं किया, बीएससी क्यों नहीं किया, इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया। जबकि हम, या जो मैं बच्चों को देखता हूँ हमारे यहाँ जो मैट्रिक में, इंटर में है, 500 का एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो ये लोग मैथ, साइंस सब पर ध्यान देंगे। नहीं, हिंदी कौन पढ़ेगा, वो तो परीक्षा 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। अगर संस्कृत कौन पढ़ेगा, परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। और परिवार का अभिभावक भी वैसे ही है। तो चूंकि साहित्य से संवेदना का संचार होता है और हम विद्यार्थियों को, बच्चों को शुरू से ही साहित्य से विमुख कर दे रहे हैं, तो उनमें संवेदना रह कहाँ जा रही है। और इसका प्रभाव दिखा, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें कई तरह की निराशाएं आ जाती हैं, उनमें उद्दंडता आ जा रही है, अनुशासनहीनता आ जा रही है, क्रोध आ जा रहा है। बहुत से बच्चे तो आत्महत्या भी कर ले रहे हैं पढ़ाई के क्रम में। तो हमें जो डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी ने कहा कि हमें आवश्यकता है, अभिभावक पीढ़ी की ज्यादा आवश्यकता है कि वे अपने बच्चों को साहित्य से जोड़े। उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि अगले 20 वर्षों में यह निश्चित रूप से वह समय आएगा जब पुनः हमारा समाज साहित्य से जुड़ेगा। और हमारी साहित्य से जुड़ने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति से भी जुड़ेगा। और आशा करता हूँ कि उस समय जल्द आएगा, निश्चित आएगा। हम उसे देखकर ही जाएंगे इस यहाँ से। और दीदी, मैं नहीं, आप भी देखकर जाएं उस समय को। तो जी बहुत बहुत आभार आपका। और आदरणीय ब्रजनंदन किशोर जी का बहुत बहुत आभार। ये तो हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं। हम जो भी आज चाहे हमारी ऑक्सीजन संवाद संस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम संस्था हो, दोनों इनके मार्गदर्शन के नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हर समय, हर जब भी कार्यक्रम होता है, इनका आशीर्वाद हमें मिल ही जाता है। और हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत भी है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में। तो जो अभिभावक पीढ़ी है, जो पिता के धर्म से ही बच्चों का कल्याण होता है और वे आगे बढ़ते हैं। तो जो इस साहित्य के क्षेत्र में जो ब्रजनंदन किशोर जी हैं, मुन्ना लाल जी हैं, सुधा त्रिवेदी जी हैं, यही तो हमारे पिता हैं, यही तो हमारे अभिभावक हैं। तो आप लोग सबों का यदि मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो हम लोगों का रास्ता ठीक से नहीं दिख पाएगा, हम लोग का विकास रुक जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि साहित्य के पगडंडी पर, मैं तो अभी भी आप लोगों के सामने, सुधा दीदी ने कहा कि मैं युवा नहीं हूँ, मैं तो आप सबके सामने शैशव अवस्था में हूँ और यह सत्य भी है। तो आशा यही है भगवान से कि आप बच्चे हैं। जी, बालक ही हूँ और हमेशा रहना चाहूंगा आप सबों के समक्ष। तो साहित्य के जो रास्ता है, साहित्य का जो पथ है, उस पर
आप सभी का मार्गदर्शन हमारी युवा पीढ़ी को, हम सभी को मिलते रहे, जिससे हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें, सभ्य साहित्य का निर्माण कर सकें। और एक जब तक एक अच्छा संतुलित साहित्य नहीं होगा, सार्थक साहित्य नहीं होगा, तब तक एक सार्थक समाज का भी निर्माण नहीं होगा। और चूंकि जो केवल हम लोग आजकल सफलता पर भी ध्यान दे रहे हैं, सार्थकता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सफलता पर तो ध्यान दें ही, उन्हें सार्थकता को भी समझाएं कि आपका जीवन कैसे सार्थक होगा, और यह सार्थकता का भाव हमें साहित्य ही देगा। तो इसलिए आवश्यकता है साहित्य को समाज से जोड़ने की, जिसमें सभी की भूमिका आवश्यक है। वीरेंद्र किशोर सर ने कहा कि समाज की ज्यादा आवश्यकता है, सरकार की तो सहयोग की आवश्यकता है ही, लेकिन उतना ही आवश्यकता हम सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी करने की आवश्यकता है। तो सर, आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि आप लोग शतायु हों और ऐसे ही हम लोग का मार्गदर्शन मिलता रहे। और मुन्नालाल जी का तो विशेष आभार। सर तो जिस तरह से साहित्य साधना में लगे हैं और दार्जिलिंग की तरह से बंगाली क्षेत्र हुआ और वहाँ पर हिंदी सेवा में लगे हुए हैं, यही तो भारत की भाषाई विविधता और भाषाई सुंदरता है। तो मुन्नालाल सर का विशेष आभार। समय समय पर ऐसे निरंतर कार्यक्रम का संयोजन करते रहते हैं और हमें, विशेषकर हम युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, कुछ सीखने का अवसर देते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जितने लोग हैं वो आपके समक्ष बैठने की मेरी तो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बैठने का अवसर दिया, आप सबसे सीखने का अवसर दिया, तो यह ज्यादा अच्छी बात है कि एक नई पीढ़ी को आप लोग अवसर दे रहे हैं आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का अवसर दे रहे हैं। और यही आप लोग का अनुभव, यही आप लोग का मार्गदर्शन हम लोग के विशेष काम आएगा किताबी ज्ञान की अपेक्षा। तो बहुत बहुत आभार सर, और आशा है कि पुनः हम लोग इस बार किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तो और हमारे दर्शक वृंद का भी बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद आपको। और विवेक जी, आप लोगों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। सुधा जी का बहुत आभार। आप लोगों के माध्यम से आपके संसार तभी हम लोग भी कुछ जानते हैं, इसलिए आप अपने को छोटा मत समझिए। आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग आपकी तरफ ही देखते हैं, सुधा जी की तरफ ही देखते हैं, जहाँ से हम लोग को प्राणवायु मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की तरफ बिना देखे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जी नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सबको, और विशेषकर जो आज के कार्यक्रम में श्रोता के रूप में उपस्थित हुए उनको बहुत धन्यवाद। जैसे विनोद कुमार रजक जी आसनसोल से जुड़े हुए हैं, एक और शर्मा जी हैं, पुष्पा शर्मा कुछ जुड़ी हुई थी, तो कई लोगों को देखा कि जुड़े हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे फेसबुक पर भी लोग जुड़े हुए होंगे और यूट्यूब पर यह कार्यक्रम जाएगा ही। तो मैं बता दूं कि इस विषय को निर्धारित करने के लिए कि साहित्य, संस्कृति और युवा वर्ग, मुझे चिंतन करना पड़ा कि वास्तव में यह विषय पर लोग कहेंगे क्या, यह ऐसा विषय है क्या कि जिससे लोग आकर्षित हों, इस पर विचार किया जाए। और मैंने प्रयास किया, अब इस तरह के प्रयास रहेंगे। मैंने सब कुछ सुनने के बाद यही लगा कि यह अलग अलग इन बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, तब एक विस्तार होगा। और जिस तरह से विवेक जी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में बताया कि साहित्य जो है कैसे स्वयं भी कट रहा है समाज से और अपनी संस्कृति से। आज की स्थिति यह है कि अपनी संस्कृति, अपना जो है उसका विरोध करना प्रगतिशीलता का पथ हो गया है। और इस चक्कर में, हम प्रगतिशील बनने के चक्कर में, हम पुरस्कार पाने के लिए दूसरे को उत्तम और अपने को गौण बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जब आप दूसरे को अपनाने का प्रयास करेंगे और अपने को गौण कर देंगे, तो हमारा समाज निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी कटेगी। जैसा कि सर ने कहा कि जैसी मिट्टी हम देंगे वैसी ही तो फसल होगी। इसके लिए हम स्वयं भी दोषी हैं, और यह इस संस्था का यह प्रयास रहता है। आजकल देखता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, अपनी कविता सुनाओ, वाहवाही सुनो, और दूसरे लोग वाहवाही करेंगे एक दूसरे की, हो गया कार्यक्रम। और मैंने इससे बचने का प्रयास किया, सोचा कि महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को उठाया जाए जिससे समाज लाभान्वित हो, साहित्य और संस्कृति का विकास हो।
इसके पीछे यही मेरा उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का। तो आपसे निवेदन है कि इसी तरह आग्रह पर निश्चित तौर पर आप जुड़ते रहेंगे और हमें लाभान्वित करते रहेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी हम लोग आयोजित करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम का अलग कार्यक्रम और इसका अलग कार्यक्रम, क्योंकि वो ऐसे भी लोग हैं जो सुनाने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, तो उनको सुनना भी आवश्यक है। और इसके माध्यम से हम उनके पास भेजेंगे कि आप इसको भी सुनिए कम समय का, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा। जहाँ बहुत मजबूत पत्थर हो उसको तोड़ने के लिए एक बार में तोड़ना संभव नहीं है, धीरे धीरे उसको हथौड़ा चलाने की आवश्यकता है, और वही हथौड़ा चलाने का संस्था का प्रयास है। तो आप उसमें मददगार हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधा जी से एक निवेदन, पहली बार संस्था के साथ जुड़ी, उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप नंबर हो तो कृपया दे दें, तो आगे से जोड़ने में बहुत ही सुविधा होगी। तो आपके महत्वपूर्ण विचारों को सुनकर बहुत ही मुझे आशा जगी और बहुत ही लाभान्वित हुआ और खुशी हुई। सर को तो बराबर हम सुनते हैं, ऐसे भी बैठ कर सुनते हैं, कार्यक्रम में तो सुनते ही हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वह तो हमारे कहा वाले ही तरह के मार्गदर्शक और प्रकाश स्तंभ है। उन्हीं की दिशा में, जैसे विवेक जी ने कहा कि बाढ़े पिता के घर में, तो वह इस संस्था के पिता ही हैं। इसलिए उन्हीं का यह कर्तव्य है, उन्हीं की देन है कि हम आगे निकलते जा रहे हैं, निरंतर निकलते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं हम विराम देते हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा में। धन्यवाद, धन्यवाद। सुधा जी अगर नंबर दे दें। सर मेरा नंबर तो विवेक जी के पास है। अच्छा ठीक है, मैं ले लूँगा। ठीक है सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, आप दोनों आदमी को, विवेक जी और मुन्ना जी, मेरी तरफ से नमस्कार और शुभकामना और धन्यवाद। विवेक जी क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, आप लोग अभी ये सब नहीं है। भारतीय संस्कृति से काट रहे हैं क्या? और ठीक है, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्नेह का भी एक अपना स्तर है, और वह स्नेह वश में ऐसा कह रहा हूँ, वह स्नेह वश में कह रहा हूँ मुन्ना। स्नेह अपने बच्चों से, अपने शिशुओं से भी किया जाता है, और स्नेह पूर्वक सम्मानित भी किया जाता है। वो सम्मान तो दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, मैं पुनः अपनी शुभकामना आप लोगों को दे रहा हूँ भाई। धन्यवाद। विशेष परिस्थिति में भी जुड़ने के लिए सर बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विशेष परिस्थितियों में मैं जान रहा हूँ कि आप जुड़े हुए